हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दासगुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स को आप फ्री में एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इस बुक को वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ये इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार उस इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तो इससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर, राज्य से साम्राज्य तक। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है डायनेस्टी। हिंदी में इसको कहते हैं वंश। देखिए, जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें ये वर्ड बहुत बार देखने को मिलता है। तो आज इस वर्ड का पहले हम मतलब समझते हैं। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। देखिए, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते जाते हैं तो उन्हें एक वंश का कहा जाता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो हमें ऐसे जो एग्जाम्पल है वो देखने को क्या क्या मिलते हैं। देखिए, हर्यंका डायनेस्टी हो गया, नंदा डायनेस्टी हो गया, मौर्यन डायनेस्टी हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द मौर्यज वेयर ए डायनेस्टी विथ थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि मौर्य भी एक डायनेस्टी थी। यहाँ पे वही बता रहा है कि मौर्य डायनेस्टी में तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कौन कौन? चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोका। तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोका। और आज इस चैप्टर में हमें अशोका के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब जो हमारे सामने दूसरा सवाल आता है वो ये है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. देखिए, जो सम्राट होते हैं उनको राजा की तुलना में ज्यादा संसाधन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर है मतलब साम्राज्य है वो बड़ा होता है एक राज्य से, और साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी एक बड़ी सेना की जरूरत होती है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। देखिए, जब हम लोगों ने महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो महाजनपद के जो राजा थे वो अपने राजधानियों की बड़ी बड़ी किलेबंदी करवा रहे थे। तो जब वो लोग किलेबंदी करवा रहे थे, इसके लिए उनको लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर की जरूरत थी। तो इस वजह से उनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जब एक सम्राट अपने पूरे साम्राज्य को संभाल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको भी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें बेसिकली अशोका के बारे में पढ़ना है। लेकिन अशोका जो है वो मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी से पहले भी तीन डायनेस्टी आई थी, तो हम लोग एक बार उनको भी देख लेते हैं ताकि आपका एक लिंक बन जाए, आपको समझने में आसानी हो। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। मैं बस आपको एक आउटलाइन बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपका एक लिंक बन जाएगा। प्री मौर्यन डायनेस्टी। देखिए, हम लोगों ने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा है। तो जो मगध है उसका जो पहला डायनेस्टी हम लोग को जानने को मिलता है वो है हर्यंका डायनेस्टी।
हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो हैं बिम्बिसार, जो कि फाउंडर हैं। बिम्बिसार के बाद हमें अजात शत्रु के बारे में जानने को मिलता है। इन दोनों के टाइम पे राजगृह मगध की राजधानी थी। अजात शत्रु के बाद जो शासक है वो आए उदयन। उदयन ने ही राजगृह से कैपिटल को अपने चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया था। कैपिटल ऑफ मगध चेंज टू पाटलिपुत्र। और जो हर्यंका डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे नाग दशका। फिर हर्यंका डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। मैं यहाँ पे आपको कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस एक आउटलाइन दे रहा हूँ। इनके बारे में हमें डीप में बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो जब डीप में पढ़ेंगे तब अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं शिशुनाग। और इस डायनेस्टी के एक और इम्पोर्टेंट जो रूलर है वो थे काल अशोका। देखिए काल अशोका के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में ही, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्हीं के टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। फिर शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद जो रूलर आए वो थे धनानंद। और धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आया था ब्यास नदी के किनारे, लेकिन वो जब ईस्टवर्ड बढ़ना चाहा तो उसकी सेना ने मना कर दिया। और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि क्यों मना किया, क्योंकि उनको पता था कि नंदा रूलर्स के पास, जो मगध में जो राज करते थे, उनके पास हाथी की सेना थी, रथ थे, पैदल सेना थी, तो वो लोग डर गए और वापस वहां से लौट गए। तो धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आया था। और ये कब आया था? 326 बीसी में। फिर नंदा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्ति हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर के टाइम में ही उन्होंने अपने ग्रीक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जिसका नाम था मेगास्थेनिस। फिर चंद्रगुप्त के बाद जो रूलर आए वो थे बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो रूलर हैं वही हैं अशोका। इनके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। और चंद्रगुप्त को जिनका साथ मिला था वो है, उनको आप लोग चाणक्य के नाम से जानते होंगे। और चाणक्य का रियल नेम विष्णु गुप्ता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछ सकता है। एक छोटा सा रिकैप जल्दी से कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मगध एम्पायर में जो पहली डायनेस्टी आई वो हर्यंका डायनेस्टी थी। उसके फाउंडर थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद जो रूलर आए वो थे अजात शत्रु। फिर उसके बाद आए उदयन। उन्होंने ही कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र में चेंज किया था, कन्वर्ट किया था। फिर जो हर्यंका डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे नाग दशक। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आता है। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग।
और इसी डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे काल अशोका, जिनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का हुआ था। फिर शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद धनानंद रूलर बने। और धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आया था व्यास नदी के किनारे, लेकिन वो वापस लौट गया था। फिर नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी आता है और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था और अपने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ा और सेल्यूकस निकेटर ने जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो अपने उसने ग्रीक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीस। चंद्रगुप्त मौर्य को जिसका साथ मिला था उनका नाम था चाणक्य, जिसको कि हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं या फिर विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त के बाद जो रूलर बने वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो रूलर बने वो थे अशोका। चलिए अब अपने चैप्टर पे चलते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ. देखिए, हम जिन शेरों के चित्र अपने नोट्स पे मतलब रुपयों पे या फिर सिक्कों पे देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उनको पत्थरों को काट कर बनाया गया था और उनको सारनाथ के एक स्टोन पिलर के टॉप पे रखा गया है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। देखिए, अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं और आज मैप में हम लोग कुछ जगहों के बारे में भी देखेंगे जहां से कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें प्राप्त हुए हैं। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. इसी चीज के बारे में हम लोग कुछ स्लाइड पहले बात कर रहे थे कि अशोका जिस साम्राज्य पे शासन कर रहे थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि अशोका के दादा थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। इस चीज के बारे में भी हम लोग ने उस वक्त देख लिया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। देखिए, इनका जो रियल नेम था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दूं, इनका रियल नेम विष्णु गुप्ता था। मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज were written down in a book called अर्थशास्त्र. चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। देखिए, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चाणक्य के जो आइडियाज हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। उसका आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि चाणक्य के विचार हमें किस किताब में देखने को मिलते हैं। आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा। हो सकता है पहले स्टेटमेंट में आपसे इंदस वैली सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, दूसरे स्टेटमेंट में मान लीजिए महाजनपदा से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तीसरे स्टेटमेंट में आपसे ये पूछ ले कि चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। फिर आपका ऑप्शन ऐसे बनेगा, ओनली वन सिर्फ एक सही है, ओनली टू सिर्फ दो सही है, ऑल वन टू थ्री या नन ऑफ दी अबव। तो आपको ऐसे करके तैयारी करनी है। आपको हर चीज अपने दिमाग में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। देयर वेर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर. These included capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. देखिए, तक्षशिला जो है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, उसको गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहा गया है। उस तक्षशिला के रास्ते हम लोग सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं। और जो उज्जैन है, जो कि एमपी में है, वो नॉर्थ टू साउथ का एक रास्ता था, नॉर्थ से साउथ जाने का या साउथ से
नॉर्थ जाने का। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। देखिए जो व्यापारी थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे या फिर जो शिल्पकार थे, वो इन्हीं शहरों में, नगरों में रहा करते होंगे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये ऑफिशियल्स शायद वो ऑफिशियल्स होंगे जो कि टैक्स कलेक्ट किया करते थे उस वक्त। इन अदर एरियाज देयर वेयर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। In some areas, such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. देखिए, सेंट्रल इंडिया में कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे जंगल थे और इन जंगलों में आपके हंटर्स और गैदरर्स रहते थे और जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, मतलब जो फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेज होते थे उनको गैदर करते थे या फिर जानवरों का शिकार करते थे अपने खाने के लिए। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए साम्राज्य के जो अलग अलग इलाके थे वहां पे लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एज वेल। देखिए वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वेयर रूल्ड डिफरेंटली। देखिए साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है, साम्राज्य इतना बड़ा होता है इसलिए उसके ऊपर शासन करने के लिए अलग अलग ढंग से अलग अलग हिस्सों पर शासन किया जाता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो राजधानी था, राजधानी के आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्ट सम्राट के कंट्रोल में था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। दिस meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftsperson and traders who lived in villages and towns in the area। देखिए इसका मतलब ये था कि यहाँ पे अधिकारी को नियुक्त किया जाता था और वो टैक्स कलेक्ट करते थे। किनसे? कृषि से, कृषक से, पशुपालक से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, जो कि पाटलिपुत्र या उसके आसपास के रीजन के गांव में या नगरों में रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इतना हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। देखिए जो अधिकारी थे वैसे लोगों को दंड भी दिया करते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वेयर गिवन सैलरीज। इन अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन दीज ऑफिशियल्स। देखिए जो संदेश थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और संदेश पहुंचाते थे। और जो गुप्तचर होते थे, जासूस होते थे, वो अधिकारियों के ऊपर नजर रखते थे कि वो अपना जो काम है वो ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। The emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो जो एम्परर थे या जो सम्राट थे वो सब पे नियंत्रण रखते थे। कैसे? राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। देखिए
हम लोगों ने पाटलिपुत्र और उसके आसपास के रीजन के बारे में पढ़ा, आसपास के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध एम्पायर की, तो वहां पे अलग ढंग से शासन किया जाता था। लेकिन पाटलिपुत्र के अलावा भी मगध एम्पायर इतना बड़ा था, तो पाटलिपुत्र के अलावा भी, राजधानी के अलावा भी कई ऐसे प्रांत थे जहां पे प्रांतीय राजधानियों से भी कंट्रोल किया जाता था उन एरिया को। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। देखिए, ये जो प्रांतीय राजधानियां थी या प्रांतीय क्षेत्र थे, उनके ऊपर भी पाटलिपुत्रा से थोड़ा बहुत कंट्रोल होता ही था। ऐसे मतलब जो प्रांत थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, वहां पे जो राजकुमार होते थे, रॉयल प्रिंसेस होते थे, उनको गवर्नर बनाकर, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन वहां पे लोकल कस्टम्स ही फॉलो होते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। बिसाइड्स देयर वेयर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। Here, the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute। देखिए, यहाँ पे जो मौर्य शासक थे, वो मार्गों और नदियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे, मतलब मीन्स थे ट्रांसपोर्ट के। यहीं से आवागमन होता था, यहीं से व्यापार हो सकता था। और यहाँ से उनको जो भी रिसोर्सेज मिलता था, उनको वो लोग कलेक्ट करते थे। कैसे? एज अ टैक्स, कर के रूप में या फिर भेंट के रूप में, एज अ ट्रिब्यूट। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute। देखिए, अर्थशास्त्र से हमें यह पता चलता है कि उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, वहां से कंबल मिलते थे, ब्लैंकेट्स मिलते थे। साउथ इंडिया से सोना मिलता था और कीमती पत्थर मिलते थे। तो ये पॉसिबल है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, कलेक्ट किया जाता था एज अ ट्रिब्यूट, भेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता था। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देयर वेयर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials। देखिए, और जो जंगल वाला जो इलाका था, रीजन था, वहां पे लोग इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हाथी, लकड़ी, मधु, मोम प्रोवाइड करवाएंगे। इनको प्रोवाइड करवाएंगे, मॉडर्न ऑफिशियल्स को। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब देखिए, ये मैप है। यहाँ पे जो रेड डॉट से जो नोटिफाई किया गया है, ये है इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और जो ब्लैक से है वो है इंपॉर्टेंट सिटीज। देखिए कितने सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। कांदाहार से मिले हैं, लामपाका से मिले हैं, मनसेहरा से मिले हैं, शबाजगरी से मिले हैं, मेरठ, कालसी, टोपरा, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, इन सभी जगहों से मिले हैं हमें, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद। तो ये मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे हो सकता है पूछ ले कि सोपारे से क्या हमें इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, देखिए सोपारा से इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। तो इस मैप को आपको ध्यान से देखना है। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एनसीईआरटी में जो गिवन मैप्स हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। अशोका, अ यूनिक रूलर। अशोक एक अनोखा सम्राट।
द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। देखिए, वो ऐसे पहले शासक थे जो अपने अभिलेखों में अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ अशोका's inscriptions were in प्राकृत एंड were written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अशोका's war in कलिंग। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोका फॉट ए वार टू कॉन्कर कलिंगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. लेकिन वो युद्ध उस युद्ध में इतना वायलेंस हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि वे फिर कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वो दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट वाज अशोकास धम्म। अशोक का धम्म क्या था? देखिए, ये जो वर्ड है धम्म, इसका मतलब होता है धर्म। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने धर्म के मार्ग को अपनाया। तो अब अभी हम लोग इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि अशोक के धम्म में क्या था। अशोका's धम्म did not involve worship of a god or performance of a sacrifice। देखिए, अशोक का जो धम्म था उसमें किसी देवता की पूजा के बारे में नहीं कहा गया था या फिर कोई यज्ञ या आहुति या फिर जो कर्मकांड होता है उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects। यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब है अशोक की प्रजा के बारे में है। देखिए, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वे निर्देश दे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। देखिए, अभी हम लोग उन प्रॉब्लम्स के बारे में देखने वाले हैं। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। जैसे कि कोई वैदिक धर्म को मान रहा था, कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था, कोई जैनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो कभी इन्हीं लोगों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। एनिमल्स वेयर सैक्रिफाइस्ड। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वेयर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नेबर। परिवारों में ही और या फिर पड़ोसियों के बीच लड़ाई व झगड़े होते रहते थे। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। So he appointed officials known as Dhamma Mahamat who went from place to place teaching people about धम्म। देखिए, तो उन्होंने ऐसे कुछ ऑफिशियल्स या अधिकारियों की नियुक्ति की जिनको हम लोग धम्म महामात के नाम से जानते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे अशोक के धम्म के बारे में। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं व स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया
कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। तो अशोका ने बहुत जगह इंस्क्रिप्शंस भी लगवाए जहां पे कि इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे अपने धम्म के बारे में, और वहां पे अधिकारियों को भी रखा गया उन मैसेजेस को पढ़ के सुनाने के लिए उन लोगों को जो कि पढ़ नहीं सकते थे खुद। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka. अशोका ने अपने मैसेंजर्स भी भेजे। कहाँ? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ताकि वहां भी धम्म का प्रसार हो सके। अशोका ने अपने बेटे या पुत्र महेंद्र को या और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था धम्म का प्रसार करने के लिए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। बिसाइड्स, ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इतना हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लुकिंग अहेड, आगे की बात। देखिए हम लोग का चैप्टर 7 जो है बेसिकली फिनिश हो गया है। अभी हम लोग बस एक सिंपल आउटलाइन देखने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से नए राज्यों का विकास हुआ, उन किस किस राज्यों का उदय हुआ, और इनके बारे में हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स एगो। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम्स। मौर्य साम्राज्य की जगह या विभिन्न क्षेत्रों में भी नए राज्यों का उदय हुआ। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। देखिए नॉर्थ वेस्ट एरिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में इंडो ग्रीक्स राजाओं ने 100 वर्षों तक शासन किया था। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। They were followed by a Central Asian people known as Shakas, who set up kingdoms in the northwest, north and western India. देखिए इंडो ग्रीक्स के बाद सेंट्रल एशियन लोग आए जिनको कि शाकास कहा जाता है, और इन्होंने अपना राज्य नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में स्थापित किया। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। Some of these kingdoms lasted for about 500 years till the Shakas were defeated by the Gupta kings. इनका जो राज्य था लगभग 500 वर्षों तक चलता रहा, तब तक कि जब तक शाकास जो है या शक जो है गुप्ता किंग से हार नहीं गए। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। The Shakas in turn were followed by the Kushans about 2000 years ago. शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ लगभग 2000 वर्ष पहले। मतलब पहले इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स के बाद आपके शाकाज आए, शक आए, फिर उसके बाद कुषाण्स आए। इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अ जनरल ऑफ द मौर्यास नेम्ड पुष्यमित्र शुंगास सेट अप ए किंगडम। देखिए मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ मौर्य। उनके टाइम पे जनरल के पद पर या सेनानायक के पद पे पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य का असैसिनेशन करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। The Shung were followed by another dynasty known as Kanwas and by rulers from other families till the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago. देखिए शुंग के बाद जो डायनेस्टी आई उसका नाम था कण्व डायनेस्टी, और भी कुछ वंशों का शासन चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन
तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। The Shakas, who ruled over parts of western India, fought several battles with the Satavahanas, who ruled over western and parts of central India. हम लोगों ने शकों के बारे में पढ़ा। जो शक थे वो वेस्टर्न इंडिया पे शासन कर रहे थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े थे सतवाहनास के साथ। और सतवाहना कहाँ पे रूल कर रहे थे? वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पे वे शासन कर रहे थे। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। द सतवाहना किंगडम, which was established about 2100 years ago, lasted for about 400 years. तो जो सतवाहना राज्य था 2100 वर्ष पूर्व उसकी स्थापना हुई थी और वो 400 सालों तक चलता रहा। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। Around 1700 years ago, a new ruling family known as Vakatakas became powerful in central and western India. 1700 वर्ष पहले एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसको कि वाकाटक वंश के नाम से हम लोग जानते हैं और ये पावरफुल हुए कहाँ पे? सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। In South India, the Cholas, Cheras and Pandyas ruled between 2200 and 1800 years ago. दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। About 1500 years ago, there were two large kingdoms, those of the Pallavas and the Chalukyas. लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। There were several other kingdoms and kings as well. We know about them from their coins and inscriptions as well as from books. इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। There were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role. और भी ऐसे दूसरे दूसरे चेंजेस हो रहे थे उस वक्त और जिसमें कि जो कि सामान्य पुरुष और स्त्रियां थी एक मेजर रोल निभा रही थी। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। These included the spread of agriculture and the growth of new towns, craft production and trade. इसमें क्या था? कृषि का प्रसार हो रहा था, नए शहरों का, नगरों का विकास हो रहा था, उद्योग और व्यापार में भी प्रगति थी। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में भी प्रगति थी। तो इन सब चीजों में जो सामान्य पुरुष और स्त्रियां थी उनका योगदान था। Traders explored land routes within the subcontinent and outside, and sea routes to West Asia, East Africa, and Southeast Asia were also opened up. जो व्यापारी थे वो जमीनी रास्तों की, भूमि मार्गों की खोज कर रहे थे। सबकॉन्टिनेंट में मतलब उपमहाद्वीप में एक जगह से दूसरे जगह जाने की भी मार्गों की खोज हो रही थी और उपमहाद्वीप से बाहर जाने वाले मार्गों की भी खोज हो रही थी और समुद्री मार्गों की भी खोज हो रही थी। तो समुद्री मार्ग से हम कहाँ जा सकते थे? वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जाने के रास्ते भी खुल रहे थे। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। Many new buildings were built, including the earliest temples and stupas. Books were written and scientific discoveries were made. मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। These developments took place simultaneously, that is at the same time. ये सारी बातें एक साथ हो रही थी। देखिए अभी हम लोगों ने इस टॉपिक में जितना कुछ भी पढ़ा ये आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक आउटलाइन में आपको समझाया गया है कि मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ऐसी ऐसी चेंजेस उपमहाद्वीप में हो रही थी। इन सबको हम लोग डिटेल में एक एक करके आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।